डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आज हम हैं दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था। अगर हम स्वदेशी का ले संकल्प और अपने देश में बने उत्पाद खरीदें तो हम बन सकते हैं दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था। मध्य प्रदेश में आत्मा परियोजना के अंतर्गत विभिन्न जिलों के उन्नतशील किसानों को दिया जाएगा कृषक पुरस्कार। जिला स्तर पर पुरस्कार तौर पर दिए जाएंगे 25,000 रुपये। 15 सितंबर तक आवेदन किए गए आमंत्रित। केंद्र ने किसानों से की नकली खाद, बीज और कीटनाशक दवाओं की शिकायत। किसान टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर करने की अपील, ताकि की जा सके किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, 12 में से 10 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। राजस्थान और गुजरात में भी बारिश से तबाही। राजस्थान के जयपुर और नागौर में आज और कल छुट्टी, आंगनवाड़ी केंद्र भी रहेंगे बंद। समाचार अब विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भारत मंडपम अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा राष्ट्र के जागरण का समय आ गया विषय पर आयोजित कार्यक्रम से संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था हैं। अगर हम स्वदेशी का संकल्प लें और अपने देश में बने उत्पाद खरीदेंगे तो हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था भी बन सकते हैं। अर्थव्यवस्था और मजबूत बने, इसके लिए एक बात जरूरी लगती है कि हम संकल्प लें स्वदेशी का संकल्प। हम अपने देश में बने उत्पाद खरीदेंगे। 144 करोड़ का भारत अगर ये संकल्प कर ले तो अभी तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। हमने उनको पीछे छोड़ दिया जिनने कभी हम पर राज किया था, वो अब हमसे पीछे है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर भारतवासी तय कर ले कि स्वदेशी ही खरीदेंगे तो हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और हमारे लोगों को रोजगार, काम धंधा, मुझे लगता है कि ये जरूरी है। अपने घर के आसपास अपना बढ़ई, अपने कुम्हार, अपना सुनार, अपना लोहार। आप कल्पना करके तो देखिए, एक समय एक गांव में कितने लोगों को रोजगार मिलता था। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि जब दुनिया के तथाकथित विकसित देशों के लोग अपने शरीर को पेड़ के पत्तों और छालों से ढकते थे, तब हमारे यहाँ मलमल और सिल्क बन चुका था। वैश्विक परिस्थितियां जैसी दिखाई देती है, उसमें लगता है कि भारत को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। पहले भी दुनिया को दिशा देने वाला भारत, हम कोई आज के राष्ट्र थोड़ी है। हजारों साल पुराना ज्ञात इतिहास हमारा। जब दुनिया के विकसित देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। जब दुनिया अज्ञान के अंधकार में डूबी थी, तब हमारे यहां तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। जब विकसित राष्ट्रों के लोग अपने शरीर को पेड़ों के पत्ते और छालों से ढका करते थे, तब हमारे यहां मलमल और सिल्क बन चुका था। मध्य प्रदेश कृषि विभाग के द्वारा कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम अर्थात आत्मा परियोजना के अंतर्गत जिले के उन्नतशील किसानों से वर्ष 2024-25 की गतिविधियों के आधार पर कृषक पुरस्कार हेतु 15 सितंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। परियोजना संचालक आत्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषक पुरस्कारों में कृषि एवं इसके प्रत्येक सहयोगी विभाग की गतिविधियों के लिए 2 किसानों को मूल्यांकन समिति की अनुशंसा पर जिला स्तर पर 25,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार जिले में प्रत्येक विकासखंड स्तर पर 5 कृषक
एवं सहयोगी विभागों की विभिन्न गतिविधियों से एक एक कृषक को मूल्यांकन समिति की अनुशंसा पर 10,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इच्छुक किसान पुरस्कार हेतु निर्धारित प्रपत्र प्रत्येक विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर, असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर से प्राप्त कर सकते हैं तथा भरे हुए आवेदन पत्र 15 सितंबर तक वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर एवं असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर को विकास खंड कार्यालय में शाम 5 बजे तक जमा करा सकते हैं। इसके साथ ही उद्यानिकी कृषक उद्यान विभाग, पशुपालक कृषक पशुपालन विभाग, मछली पालक कृषक मछली पालन विभाग एवं कृषि अभियांत्रिकी कृषक कृषि अभियांत्रिकी विभाग से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं, जिसके बाद आवेदन को भरकर संबंधित विभाग से सत्यापन कराने के बाद 15 सितंबर की शाम 5 बजे तक इसे जमा किया जा सकता है। केंद्र ने किसानों से नकली खाद, बीज और कीटनाशक की शिकायत किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर पर करने की अपील की है, ताकि किसानों के साथ धोखाधड़ी अथवा खिलवाड़ करने वाले किसी भी तत्व के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा सके। वर्तमान में खरीफ सीजन के दौरान कई स्थानों से खाद, बीज और कीटनाशकों को लेकर कई प्रकार की शिकायतें आ रही हैं। खाद, बीज और कीटनाशक के नकली होने की बात भी किसानों के द्वारा की जा रही है। यहाँ तक कि कई स्थानों पर नकली कीटनाशक से किसानों की फसलें भी बर्बाद हो गई हैं, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई है। कृषि विभाग द्वारा किसानों से अपील की गई है कि यदि कोई आपको नकली खाद, बीज और कीटनाशक के निर्माण और बिक्री संबंधी जानकारी मिलती है तो किसान टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल कर इसकी सूचना दे सकते हैं। किसान दिए गए नंबर पर प्रातः 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक शिकायत कर सकते हैं। किसानों को यूरिया, डीएपी सहित अन्य खाद उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकारों द्वारा खाद के संकट से निपटने और उर्वरकों की आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार के साथ समन्वय भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दिल्ली में केंद्रीय उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर उन्हें इस संबंध में अनुरोध पत्र सौंपा। केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश में किसानों की आवश्यकता और बोई गई फसल के अनुसार उर्वरकों की निरंतर आपूर्ति का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि 2-4 दिन में यूरिया की 40 रैक राज्य में पहुंच जाएंगी। वहीं कृषि विभाग ने राज्य में खाद की उपलब्धता के आंकड़े जारी किए हैं। कृषि विभाग की ओर से बताया गया कि वर्तमान में 5.95 लाख टन यूरिया, 3.9 लाख टन डीएपी सहित पर्याप्त मात्रा में अन्य उर्वरक उपलब्ध हैं। और केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत सरकार एकीकृत कृषि प्रणाली को बढ़ावा दे रही है, जिसका लक्ष्य कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ और जलवायु के प्रति लचीला बनाना है। पेश है हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की ये रिपोर्ट। गाजियाबाद में एकीकृत खेती पद्धति का मॉडल है, जहां पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तालाब भी है। तालाब के साइड में आप कुछ फलों के पौधे देख सकते हैं, जिसमें अमरूद है, उसके ऊपर सब्ज़ी भी है, कुछ फूल के पौधे भी हैं, आंवला है। सब्ज़ी में देखें तो आप ये तुरई है, लौकी है। एकीकृत कृषि प्रणाली खेती की एक ऐसी विधि है जहां किसान एक ही खेत में फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन और बागवानी आदि जैसे विभिन्न कृषि आधारित उद्यमों को एक साथ जोड़ते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न घटकों को इस तरह से समायोजित करना है कि एक इकाई के अपशिष्ट का उपयोग दूसरी इकाई के लिए संसाधन के रूप में हो, ताकि लागत कम लगे, उत्पादन बढ़े और किसानों की आय में भी इजाफा हो। केंद्र सरकार इसी उद्देश्य के तहत राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन द्वारा एकीकृत कृषि प्रणाली को बढ़ावा दे रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पहल शुरू की थी कि किसान की आय दोगुनी की जाए 2017-18 में, और हमने फिर इस चीज़ को देखते हुए कि हमें भी इस प्रकार से लक्ष्य दिया गया था कि भी किसानों की आय दोगुनी की जाए। तो उसमें जो सबसे सफल मॉडल है वो एकीकृत खेती मॉडल है। कारण क्या है कि एकीकृत खेती पद्धति मॉडल हमारा कई घटकों का एक साथ समन्वय है, और जिससे कि एक घटक का अवशेष दूसरे घटक के लिए निवेश का कार्य करे। तो इससे क्या है कि हमारी उत्पादन लागत
घट जाती है। इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अगर मत्स्य आधारित कोई एकीकृत खेती पत्ती मॉडल है तो उसमें मत्स्य के साथ साथ मुर्गी पालन, बत्तख पालन, सिंघाड़ा, फल और सब्जी एक साथ हम कर सकते हैं। एकीकृत कृषि प्रणाली में कई गतिविधियों को शामिल करके किसान अपनी आय के स्रोतों में विविधता लाते हैं और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, जिससे उनकी खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार होता है। ये जल और मिट्टी के संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करता है, जिससे मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और नमी संरक्षण जैसे उपायों को बढ़ावा मिलता है। एकीकृत कृषि प्रणालियां विशेष रूप से कृषि वानिकी और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन में मदद करती हैं। इससे किसानों को साल भर आय का एक स्थिर स्रोत मिलता है, क्योंकि वे विभिन्न उत्पादों और गतिविधियों के माध्यम से आय अर्जित करते हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से अधिक मजबूत होते हैं। एकीकृत खेती का मतलब ही यही है कि हम एक दूसरे का वेस्ट एक दूसरे की फसल में इस्तेमाल कर सके। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे आलू की खेती भी थी और गोभी की भी खेती थी, और जैसे कि हाल ही में सिंगाड़ा भी है। तो जो इनका वेस्ट होता है, जैसे कि गोभी के जो पत्ते होते हैं, तो हम अपनी मछलियों को दे सकते हैं। हमारे जो पास देसी प्रजाति मुर्गी पालन है वे भी इसको खा लेते हैं, और जो प्रणाली हमारी आलू के ऊपर की होती है वो भी हमारी मछलियाँ खा लेती है। और जो ये सिंगाड़ा हमारे पास है, तो इससे तो करीब इतना फ़ायदा होता है, क्योंकि जो समुद्र के अंदर प्लैंकटन और बैक्टीरिया डकवीड होता है, तो इनकी जो वेस्ट बेल होती है उनके माध्यम से हमारे तालाब में बन जाता है, जो कि हमारी मछलियों के लिए 2-2.5 महीने का खाना प्राप्त हो जाता है। और इसके ही मतलब वेस्ट से मैंने अपने तालाब के अंदर 5.5 किलो की मछली निकाली है। केंद्र सरकार किसानों की आय में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन द्वारा किसानों को एकीकृत कृषि पद्धतियों के बारे में प्रशिक्षित करता है और उन्हें प्रदर्शनी के माध्यम से इन प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये मिशन अन्य सरकारी योजनाओं से संसाधनों का उपयोग करता है, ताकि वर्षा आधारित क्षेत्रों में उत्पादकता में सुधार किया जा सके। मंजू रानी कश्यप जी का एक ये मॉडल है जो हमारे किसान भाइयों के लिए एक नमूने के तौर पर काम कर सकता है। वो इनसे सीख लेकर अपने वो भी इस खेती को, एकीकृत खेती को कर सकते हैं, बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान समाचार के लिए कैमरामैन विश्व बंधु के साथ मैं शमीम अख्तर, गाजियाबाद। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार गौ संरक्षण और गौ संवर्धन के लिए लगातार काम कर रही है। प्रदेश में गौशालाओं को चारे के लिए वित्तीय अनुदान के साथ साथ उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जिला फतेहाबाद में श्री कृष्ण गौशाला बड़ोपल में गौशालाओं को चारा अनुदान राशि वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने गौशाला प्रांगण में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत त्रिवेणी लगाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिला की 67 गौशालाओं को 7 करोड़ 2 लाख रुपए के चारा अनुदान राशि के चेक गौशाला प्रबंधक को सौंपे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्रदेश की 605 गौशालाओं के लिए कुल 88 करोड़ 50 लाख रुपए की चारा अनुदान राशि जारी की जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गांव बड़ोपल के विकास के लिए 21 लाख रुपए दिए और बड़ोपल में वन्य जीव उपचार केंद्र का नाम राजेंद्र नंद महाराज के नाम पर करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में डबल इंजन सरकार गाय, गीता और गंगा के संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। प्रदेश में गौशालाओं को चारे के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मांग अनुसार मशीनरी खरीद कर दी जा रही है। देश का कुल मछली उत्पादन 2013-14 में 96 लाख टन से 104% बढ़कर 2024-25 में 195 लाख टन हो गया है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार इसी अवधि में अंतर्देशीय मत्स्य पालन 61 लाख टन से 142% बढ़कर 147.37 लाख टन हो गया है। 22 जुलाई तक मत्स्य विभाग ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 21,274.16 करोड़ रुपए की मत्स्य विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना के तहत शीघ्र कार्यान्वयन हेतु अप्रैल तक 11.84 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अगस्त तक मछुआरों, सूक्ष्म उद्यमों, मत्स्य पालक उत्पादक संगठनों और निजी कंपनियों सहित कुल 26 लाख से अधिक हितधारकों ने
राष्ट्रीय मत्स्य पालन डिजिटल प्लेटफॉर्म NFDP पर पंजीकरण कराया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जो वैश्विक उत्पादन में लगभग 8% का योगदान देता है। ये क्षेत्र लाखों परिवारों, विशेष रूप से तटीय और ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन, रोजगार और आय का एक प्रमुख स्रोत है। केंद्रीय बजट 2025-26 में मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए अब तक का सबसे अधिक 2703.67 करोड़ रुपए का कुल वार्षिक बजटीय समर्थन प्रस्तावित किया गया है। विभाग ने देश भर में 34 मत्स्य पालन समूहों को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया है। इसमें सिक्किम और मेघालय में समर्पित जैविक मत्स्य पालन समूह शामिल हैं, जो पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ प्रथाओं को प्रोत्साहित करते हैं। इस बीच हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। प्रदेश के 12 में से 10 जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अगले 12 घंटों में बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका जताई है। भारी बारिश के अलर्ट के चलते इन सभी जिलों में प्रशासन ने एहतियातन सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने के निर्देश दिए हैं। कांगड़ा जिले के इंदौरा तहसील में भारी बारिश की वजह से ब्यास नदी उफान पर है। इसके चलते जिले के कई हिस्सों में हालात बेकाबू हो गए हैं। वहीं चंबा जिले में भी भारी बारिश के चलते काफ़ी नुकसान हुआ है। राज्य के अलग अलग जिलों में भारी बारिश के चलते बाढ़, जलभराव और भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई हैं। इससे जनजीवन पर भी असर हुआ है। इसके साथ ही भारी बारिश के चलते राज्य की बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने राज्य के लिए आने वाली 30 तारीख तक लगातार भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बाढ़ की घटनाओं के बाद हुए नुकसान का निरीक्षण करने के लिए मंडी के बाली चौक इलाके का दौरा किया और मौके पर बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री का वितरण किया। बाढ़ की घटनाओं पर बात करते हुए जयराम ठाकुर ने इसी क्षेत्र के विकास के साथ राज्य के विकास के लिए बड़ी चुनौती बताया। बाली चौकी की मार्केट है, उसको बहुत बड़ा डैमेज हुआ। मौके पर गया था और राहत सामग्री भी लेकर के गया था। उसका भी वितरण हमने वहाँ पर किया और वहाँ जो अधिकारी थे उनके साथ भी हमने चर्चा की, क्या स्टेप्स वो ले रहे हैं, क्या किस प्रकार से कदम उठा रहे हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के चर्चा की। लेकिन सचमुच में बहुत बड़ा चिंता का विषय बना है। इस बारिश के कारण जो जान माल की क्षति हो रही है, अभी तक मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में 32 लोगों की ज़िंदगी चले गई है, जो बहुत बड़ा नंबर है। और सावधानी के साथ सब लोग रहें। इन सारी चीज़ों को लेकर के हमारी चर्चा हुई। तो आने वाले समय में किस प्रकार से हम आपदा में लोगों की मदद करने के लिए काम कर सकते हैं, इस पर भी बात की। राजस्थान और गुजरात में भी बारिश आफत लेकर आई है। खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान में हो रही बारिश से कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, जयपुर में कई जगह पर जल भराव और घरों में पानी घुस जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन और विभिन्न एजेंसियों के साथ सेना के जवान भी राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए जयपुर और नागौर जैसे जिलों में आज और कल छुट्टी घोषित की गई है। भारी बारिश के चलते कई जिलों में छुट्टी घोषित की गई है। 2 दिन में प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। और अगर बात की जाए गुजरात की, तो यहाँ पर आने वाली 30 तारीख तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार हो रही भारी बारिश और धरोई बांध से पानी छोड़े जाने के कारण साबरमती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। वासना बैराज के 25 गेट खोल दिए गए हैं और नदी में 35,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। तेज बहाव के कारण रिवर फ्रंट वॉकवे को अलग आदेश तक बंद कर दिया गया है। अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाना, साबरकांठा और खेड़ा के नदी किनारों के इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी के पास ना जाने और सतर्क रहने की अपील की है। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं।
नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए पंजाब के पश्चिमी इलाके में खरीफ प्याज की रोपाई कर लें। साथ ही पंजाब के पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में फूल गोभी की अगेती किस्मों की रोपाई करें। पंजाब के मध्य मैदानी इलाके में सदाबहार पौधे जैसे नींबू और अमरुद की रोपाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान आंवला और बेल की रोपाई भी कर सकते हैं। पंजाब के किसान मक्के के खेतों से अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल लें। बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्र में कपास और बाजरा के खेतों में उचित जल निकासी बनाएं। साथ ही यहाँ के किसान मूंग और ग्वार के खेतों में भी उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। हरियाणा के पूर्वी क्षेत्र में मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए कपास और बाजरा की फसल में फिलहाल सिंचाई से बचें और अतिरिक्त पानी निकालने के लिए जल निकासी की व्यवस्था करें। वहीं बात करें दिल्ली और आसपास के किसान की, तो यहाँ के किसान स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान गाजर की बुवाई भी कर सकते हैं। दिल्ली और इसके आसपास के किसान इस समय साग, मूली, पालक और धनिया की बुवाई भी कर सकते हैं। यहाँ के किसान बैंगन, मिर्च और अगेती फूल गोभी की रोपाई कर लें। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भिंडी और लोबिया की बुवाई कर लें किसान। साथ ही यहाँ के किसान फूल गोभी, शिमला मिर्च और टमाटर की भी बुवाई कर सकते हैं। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पत्ता गोभी और ब्रोकोली की बुवाई अभी के समय की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान बैंगन और मिर्च की रोपाई कर लें। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ के किसान धान के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था रखें। साथ ही मूंगफली की खेत में भी उचित जल निकासी बनाए रखें ताकि अतिरिक्त वर्षा जल जल्दी निकल जाए और पौधों को नुकसान से बचाया जा सके। साथ ही पुराने जलोढ़ क्षेत्रों में बैंगन, मिर्च और भिंडी के खेतों से जमा पानी निकाल दें। साथ ही पौधों को गिरने से बचाने के लिए उन्हें अतिरिक्त सहारा प्रदान करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। खेती किसानी के साथ आइए अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में 3 दिवसीय भारतीय दौरे पर आए फिजी के प्रधानमंत्री चित्तवेनी लिगामा माडा राबुका ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके फिजी समकक्ष की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की बातचीत हुई, जिसके आपसी और वैश्विक हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की गई। दोनों देशों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा, प्रवासन और गतिशीलता, कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। इसके अलावा फिजी में उच्च प्रभावी वाली परियोजनाओं में सहयोग के लिए समझौता हुआ। फिजी के प्रधानमंत्री सितवेनी लिगामा मादर राबुका ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। फिजी प्रधानमंत्री 3 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में फिजी के प्रधानमंत्री से भाजपा को जाने पहल के तहत मुलाकात की। इस दौरान पार्टी दर पार्टी संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करने वाले अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला आज अपने गृह जनपद लखनऊ पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में चुनावी यात्रा के दौरान चुनाव आयोग पर फिर से निशाना साधा और चुनाव आयोग पर फिर से बिना सबूत के बीजेपी की मदद का आरोप लगाया। गृह मंत्री अमित शाह ने संशोधन विधेयक पर कांग्रेस के विरोध पर कहा कि लालू यादव को औचित्य था। अगर उस दिन नैतिकता थी तो आज क्या नहीं है। दिल्ली मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों को जेब अब थोड़ी और ढीली करनी होगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने आज यानी 25 अगस्त से किराए में बढ़ोतरी का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के खुर्जा में बड़ा सड़क हादसा। राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर घटाल गांव के पास श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे से कंटेनर ने टक्कर मार दी। ट्रॉली में सवार श्रद्धालुओं में से 8 की मौत हो गई। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।